नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाली खबर से जो नोएडा से आ रही है, जहां पर 35 ऐसे लोगों का टेस्ट किया गया और बाद में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो कि असल में कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं। हद तो यह है कि इन 35 लोगों को 3 दिन तक कोरोना वार्ड में भी रहना पड़ा और अब तक की जांच में पता चला है कि इन प्राइवेट लैब्स में जिसमें टेस्ट किया गया था वहां आईसीएमआर की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी। देखिए, हमने हर एक लैब से कह दिया है कि प्रॉपर आईसीएमआर की गाइडलाइन से सैंपलिंग करिए, आईसीएमआर की गाइडलाइन से ही उसको आगे चेक करा के हम लोग उसको मान लें जो आईसीएमआर से रजिस्टर है। सर, एक आखिरी सवाल, जो ये लैब जिनके आपने नाम बताए, जिनसे सैंपल लिए गए, ये सभी इनके पास किसी की तरह की परमिशन नहीं है कोविड-19 का टेस्ट करने की? आईसीएमआर से रजिस्टर्ड नहीं थे ये लोग। जी। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरी खबर पर। सौरभ, ये अब तक का सबसे चौंकाने वाला मामला है। इसमें कई पहलू हैं। पहला कि जब पॉजिटिव बताया गया तब उनकी मानसिक स्थिति और मानसिक प्रताड़ना का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, लेकिन वो 3 दिन उस वार्ड में रहकर आए जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मौजूद थे। तो ऐसे में यह खतरा भी उन पर बना हुआ है कि आगे शायद उन्हें फिर से टेस्ट कराना पड़े और वो पॉजिटिव हो, तो दोहरी मार है उन पर। देखिए, ये पूरा जो 35 लोग हैं जिनको प्राइवेट लैब ने टेस्ट करके पॉजिटिव कोरोना बताया, पिछले 1 हफ्ते में ये घटना हुई है। इन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स थे, शारीरिक जुकाम बुखार वगैरह, तो ये प्राइवेट डॉक्टर के पास गए और प्राइवेट डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि आप कोविड टेस्ट करा लो। समस्या सबसे बड़ी ये बात है कि सरकारी अस्पताल में कोविड टेस्ट करा लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां पर पहले से कोविड पेशेंट्स होते हैं, लंबी लाइन होती है, थोड़ा सपोर्ट नहीं होता लोगों को, तो लोग डरते हैं, इसलिए वो गूगल करते हैं और जो प्राइवेट लैब मिलती है उससे वो बुला करके अपना सैंपल दे देते हैं। वैसे ही इन तकरीबन 35 लोगों को कुल 6 लैब्स को आइडेंटिफाई किया है नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिन्होंने इनके टेस्ट किए थे। कुछ गुड़गांव में है, स्टार, मॉडर्न, कुछ नोएडा में है। इन्होंने आकर के इनके घरों में सैंपल लिए और जब इनको रिपोर्ट दी गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो नोएडा में नियम के मुताबिक जब कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसको नोएडा प्रशासन ले जाता है और उनको कोरोना के जो अस्पताल है वहां पर एडमिट करा देता है। वही इन 35 लोगों के साथ हुआ। इनको जाकर के कोरोना वार्ड में रखा गया और जिसमें कोरोना के दूसरे पेशेंट्स थे और उनका दोबारा टेस्ट किया गया सरकारी लैब से। जब सरकारी लैब की रिपोर्ट आई तो वो कोरोना के पेशेंट नहीं थे, वो नेगेटिव आए गए। उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, उन्होंने फिर से वापस टेस्ट कराया, उसमें भी वो लोग नेगेटिव आए। उसके बाद उनको वहां से हटाया गया, उनका उपचार किया। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर लोग उसमें डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुल 6 लैब्स को आइडेंटिफाई किया है। एक के खिलाफ एफआईआर भी की है, बाकियों की जांच चल रही है। जो हमारी जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है शारिक, उसमें से ज्यादातर जो लैब्स हैं जिनको आईसीएमआर ने इजाजत दी है कि आप कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, वो उनको इजाजत नहीं थी। जिनको थी उन्होंने सैंपल का जो एक टेम्परेचर मेंटेन करना था वो मेंटेन नहीं किया। यही वजह है कि कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव थी और पॉजिटिव आ गई। तो ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। तो ऐसे में जब सरकारी अस्पताल में जाकर के टेस्ट कराना मुश्किल होता है तब लोग प्राइवेट का रुख करते हैं और वहां पर 4500 रुपए का एक टेस्ट 4500 रुपए का पड़ता है और उस 4500 रुपए के लिए अब एक पूरा एक रैकेट चल रहा है कह सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और 35 लोगों की जान जोखिम में डाली गई। शारिक, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कोरोना का इस्तेमाल कई लोग अपना धंधा चलाने के लिए भी कर रहे हैं इस महामारी के दौर में भी। और अब दिल्ली के पास के ही एक और शहर गुरुग्राम की कहानी, जहां के सीएमओ डॉक्टर यशवंत पुनिया का तबादला कर दिया गया। खुले में ओपीडी को लेकर उन पर सवाल उठे थे। अब उनकी जगह डॉक्टर वीरेंद्र यादव गुरुग्राम के सीएमओ बनाए गए। दरअसल एनडीटीवी इंडिया ने एक खबर दिखाई थी कि कैसे गुरुग्राम में खुले में ओपीडी चलाई जा रही है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुनिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पहले कोरोना की रफ्तार
धीमी हो गई है पहले के मुकाबले, लेकिन अब एक बार फिर से उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। वहीं हालात ऐसे क्यों हैं? क्योंकि गुरुग्राम में 2300 से ज्यादा कोरोना के मरीज आ चुके हैं, लेकिन वहां पर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खासतौर पर सरकारी। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में केवल एक सरकारी अस्पताल है। और इस बदहाली को लेकर हम लगातार खबर में बने हुए थे, और फिर शाम होते होते खबर आई कि गुरुग्राम में इन बिगड़ते हालात पर सीएमओ जसवंत सिंह पुनिया का तबादला कर दिया गया। दिल्ली से लगा 30 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर इसकी पहचान है। आलीशान मॉल्स, क्लब, 5 सितारा होटल बाकी शहरों के बीच इसका रौब बढ़ाते हैं। लेकिन इस शहर का ये रौब कोरोना संकट में ढीला कर दिया है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हैं, ये अब सामने आ गया है। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक ही बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कोरोना के दबाव में चरमरा गया है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल था पहले, वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब दूसरा एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ESI हॉस्पिटल। उसके बाद कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पर सफाई की फैसिलिटी है, ना वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ प्रॉपर नर्सिज हैं। तो गुड़गांव में मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मना कर दिया है कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पेशेंट अगर दूसरे से हार्ट की बीमारी है या कोई और बीमारी अगर उसको लिया जाता है तो सबसे पहले कहते हैं जी कोरोना का टेस्ट करवाइए। ये एक रेजिडेंट के साथ ये भी एक किस्म से पूरी तरह जाती है। अगर वो आदमी की दूसरी बीमारी से तो पहले कोरोना टेस्ट करवाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी जब से ये केसेस आए हैं, लगभग 9 दिन से 200 से ऊपर केस आए हैं, गवर्नमेंट का पूरा तंत्र पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। और यहाँ लोग सिर्फ प्राइवेट सिस्टम के भरोसे रह गए हैं और प्राइवेट सिस्टम ने सिर्फ यहाँ लूट मचा रखी है। गुरुग्राम के इस इकलौते सिविल अस्पताल का हाल आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। गर्मियों की तपती दोपहरी में यहाँ पेड़ों के नीचे इस तरह अलग अलग 6-7 OPD चल रही हैं। यहाँ बाकी बीमारियों से ग्रस्त मरीज देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 10 बेड हैं, लिहाजा वहाँ संक्रमण का खतरा है तो बाकी मरीजों को बाहर ही देखा जा रहा है। गुरुग्राम में अब तक 2500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस तो पिछले 9 दिन में ही सामने आए। 11 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पूरे जिले में 140 बेड और 4 वेंटिलेटर की क्षमता वाला एक ही सरकारी अस्पताल है, जिसमें करीब 60 डॉक्टर और करीब 80 नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोग हैं। यहाँ केंद्र सरकार का ESIC अस्पताल अब पूरी तरह कोविड अस्पताल बना दिया गया है। ESIC अस्पताल में भी 140 बेड हैं। इसी तरह मानेसर में भी 140 बेड की क्षमता वाला एक कोविड अस्पताल बना दिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में करीब 250 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनमें इलाज बहुत महंगा है। पूरे गुरुग्राम जिले में कोरोना के सैंपल लेने के लिए सिर्फ 17 सेंटर हैं। एक निजी कंपनी ने सैंपल लेने के लिए 5 कियोस्क दान किए हैं, लेकिन ये भी काफ़ी कम है। सैंपल की जांच के लिए इतना बड़ा गुरुग्राम PGI रोहतक के भरोसे है। नतीजा ये है कि सैंपल की रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग रहा है। मंगलवार तक पूरे हरियाणा में कोरोना की जांच के 5000 नतीजे नहीं आए थे। नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है, और चाहे हमारे प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल की बात हो या फिर एड ऑन फैसिलिटीज़ जितनी भी हमने एडिशनल क्रिएट करी हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़, इवन होटल रूम्स जो एज आइसोलेशन फैसिलिटी सेटअप करी हैं। सो विद जॉइंट एफर्ट्स आई थिंक एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास हमेशा रहेंगे। लॉकडाउन को जो खोला गया है वो इतना जल्दी और इतना ज़्यादा खोल दिया गया है कि लोगों ने सड़कों के ऊपर इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा करनी चालू कर दी है। एक समस्या ये है कि अंडर टेस्टिंग है। देखिए, ICMR की गाइडलाइंस पहले कुछ थी, आज बदल गई हैं। जब गाइडलाइंस इतनी तेज़ी से चेंज होती हैं तो टेस्टिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल एक ही है जिसमें 1 या 2 वेंटिलेटर की सुविधा होगी, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मेदांता, आर्टेमिस वगैरह,
उनमें अच्छी वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, परंतु देखिए हर आदमी जाकर प्राइवेट के अंदर इलाज नहीं करा सकता। इसका इलाज काफी कॉस्टली है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। कोरोना संक्रमण के लिए दिल्ली को जिम्मेदार मानते हुए कई बार गुरुग्राम की सीमाओं को सील किया गया, लेकिन मामले कम होने की बजाय बढ़ते चले गए। अब तो बाजार भी खुल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कई जगह पालन नहीं हो रहा है। साफ है आने वाले दिनों में आईटी हब गुरुग्राम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सपनों के शहर गुरुग्राम में सब कुछ है, लेकिन सरकारी अस्पताल महज एक है। ऐसे में कोरोना ही नहीं बल्कि बाकी बीमारियों से जुड़े लोग भी इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए, जिनकी ये खबर थी। मुकेश, अगर देखा जाए सीएमओ का तबादला किया गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर का, लेकिन अगर वो खुले में ओपीडी चला रहे थे तो शायद ये उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अस्पताल एक है जैसे आपने दिखाया। तो सरकार ने सीएमओ का तबादला करके अपनी जो 2 महीने तक उनके पास लॉकडाउन का वक्त था उस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाया, उस तरह की किसी भी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है। देखिए, बिल्कुल खबर चलने के बाद जो सीएमओ है उनको हटा दिया है। हालांकि सीएमओ को हटाना इसका इलाज नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम में शुरुआत में बहुत कम केस आ रहे थे, 10 केस, 8 केस, 9 केस, इस तरह से केस आ रहे थे। लेकिन पिछले 9 दिनों से वहां पर हर रोज 200 से ज्यादा केस आ रहे हैं, यानी कि अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वो जो तैयारियां थी वहां पर इससे निपटने के लिए, वो तैयारियां बहुत कम थी, क्योंकि शुरुआत में गुरुग्राम प्रशासन को ये लगा कि शायद इतने केस यहां पर नहीं आएंगे और तैयारियां बहुत कम की गई थी। लेकिन अब जब केस लगातार बढ़ने लगे हैं तो जो सैंपल लेने के लिए कियोस्क वगैरह होते हैं वो रखे जा रहे हैं, कुछ और तैयारियां हो रही हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे शहर में जहां 30 लाख की आबादी है, एक बहुत बड़ा शहर है गुरुग्राम, वहां पर केवल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसमें केवल 60 डॉक्टर हैं, 80 नर्सें हैं और 30 लाख की आबादी का उनको इलाज करना है। बहुत सारे लोग कोरोना के पेशेंट भी आ रहे हैं और कोरोना के पेशेंट के अलावा जो बाकी पेशेंट्स हैं वो भी वहां पर आ रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहां पर इतना ज्यादा लोड हो गया है कि जो बाकी मरीज हैं उनको अस्पताल के बाहर पेड़ों के नीचे बैठकर डॉक्टर देख रहे हैं। वहां पर ओपीडी बना रखी हैं, 6 से 7 ओपीडी बनी हुई हैं, जहां पर डॉक्टर बैठकर उनका इलाज कर रहे हैं। इतनी गर्मी है और ऐसे में महिला डॉक्टर तमाम वहां पर बैठी हुई हैं जो कि इलाज कर रही हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर मैं पूरे शहर की बात करूं तो शहर में करीब 250 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिसमें से करीब 20 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर करीब 200 बेड से ज्यादा की क्षमता है उनके पास। लेकिन वहां पर हर आदमी इलाज नहीं करा सकता, क्योंकि वहां पर काफी महंगा इलाज होता है। अगर आप टेस्ट कराने जाएं तो 5,000 रुपए का टेस्ट है, उसके बाद फिर अगर आपको एडमिट किया गया तो करीब 8 से 10 लाख का खर्चा आएगा। तो ऐसे में तमाम जो गुरुग्राम के लोग हैं वो इलाज के लिए भटक रहे हैं। कई लोग दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए, ये एक बड़ी समस्या है वहां पर। तो कुल मिलाकर जो सीएमओ हैं उनका तबादला कर दिया गया अचानक, और नूह के जो सीएमओ है उनको यहां पर लाया गया है। अब देखना होगा कि आगे जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं गुरुग्राम में, करीब 2500 केस कल तक हो चुके हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आगे हरियाणा सरकार इस हालात से निपटने के लिए क्या करती है, इस शहर में और क्या इंतजाम करती है ताकि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या बाकी जो मरीज हैं उनको सही इलाज मिल पाए और ये हालात जिस तरह के चल रहे हैं उनसे वो निपट पाए। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंजलि, अगर देखें दिल्ली हो या देश के दूसरे हिस्से हो, सरकारें हों, हेडलाइन बनाना जो है उस पर ज्यादा फोकस है। बात यह हो रही थी कि अब टेस्ट का रिपोर्ट आपको कुछ घंटों में आ जाएगा, 500 रुपए में आपका टेस्ट हो जाएगा, किट बन चुका है, आने वाला है, लेकिन कुछ नहीं पता कि उसके बाद उन खबरों का क्या हुआ। असम के तिनसुकिया जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑयल इंडिया के जिस तेल कुएं में पिछले 15 दिन से गैस के अनियंत्रित रिसाव के बाद लगी भीषण आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। इस आग को बुझाने की कोशिश में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है। मंगलवार को आग लग जाने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। नजदीक के जंगल का एक हिस्सा, मकान और वाहन जल गए।
स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर ऑयल कर्मचारियों पर हमला भी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ऑयल इंडिया के तेल कुएं में आग लगने की घटना के पीड़ितों को हर संभव मदद देने और स्थिति से निपटने में सहयोग का आश्वासन दिया है। ये जो तस्वीरें मेरे पीछे है, ये है बागजान का, असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का, और ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड का तेल का खदान, जो पिछले 2 दिनों से इसी तरह यहाँ पे आग जल रही है। मंगलवार को दोपहर को यहाँ पे आग लगी, और ये तब लगी जब यहाँ पे एक क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि पिछले 14 दिनों से इस तेल के खदान में ब्लो आउट होने के बाद गैस और ऑयल कंडेंसेट निकल रहे थे, और इसके चलते इस इलाके के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया गया ऑयल इंडिया द्वारा, और प्रशासन ने भी उनकी मदद की। मगर कल यहाँ पे आग लग गई और आग तेज़ी से चारों तरफ फैलने लगा। मगर एक ऑपरेशन की गई, ऑयल इंडिया, ONGC और इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने फायर फाइटर्स को भेजा वहाँ पे, और उस ऑपरेशन में जो स्प्रेड है, जो जिस तरह से फैल रहा था वो आग, उसके ऊपर काबू पाया गया है। मगर ये पूरा जब ये इंसिडेंट हुआ तब ऑयल साइट में ऑयल इंडिया के बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे थे, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड ये कोशिश में जुटी थी कि किस तरह से गैस लीक को रोका जाए, और उनमें से 2 अधिकारी का, जो फायर फाइटर्स हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के, उनका निधन हो चुका है। उनके जो डेड बॉडीज़ हैं आज NDRF ने, जो इस खदान से सटा हुआ एक वाटर बॉडी है वहाँ से निकाला, और इसके साथ 4 लोग इस हादसे में घायल हैं। और अब जो किया जा रहा है यहाँ पे इस इलाके में, जो सुरक्षा के लिए आर्मी को भी तैनात किया गया है, इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई है, और ये ऐसा इलाका है जहाँ पे सटा हुआ है डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क, इसमें वेटलैंड्स हैं और बहुत सारे एंडेंजर स्पीशीज़ के ये हैबिटेट हैं, होम हैं। तो ऐसे एक जगह पे ये तेल के खदान पे जो आग हुई है, इसमें सिर्फ लोगों को ही थ्रेट नहीं है मगर इकोलॉजी को भी थ्रेट है। अब फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, सिंगापुर से एक्सपर्ट टीम आई है, और वो एक्सपर्ट टीम अब कोशिश कर रही है किस तरह से इस आग के ऊपर काबू पाया जाए, मगर कम से कम 4 हफ्ते लग सकते हैं। पहले तो इनको आग के ऊपर काबू पाना होगा, इसके बाद ही गैस लीक को वो रोक सकते हैं। बागजान से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। राजस्थान में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश में लगी है। इस सिलसिले में कांग्रेस के चीफ विप ने राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो को चिट्ठी लिखी है। राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी पार्टी के और निर्दलीय विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जयपुर के पास एक रिजॉर्ट में अब पहुंच गई है। कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर, तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको लालच लोग देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होगा, कोई पद का लालच नहीं, न पैसे का लालच। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। राजस्थान की धरती में होता है, इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से जुड़ गई हैं। हर्षा, क्या वजह है कि ये आरोप लग रहे हैं, क्यों आखिरकार वहां पर ये हलचल दिख रही है? देखिए, अब यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं 19 जून को, और ये जो सारा घटनाक्रम है ये इससे सीधे तरह से जुड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें 3 सीटें आ रही हैं। इसमें माना जा रहा था कि 2 कांग्रेस को मिलेंगी और 1 बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर राजनीतिक गुंजाइश और अपनी राजनीतिक एक तरह से वो पॉलिटिकल वाटर्स को देखने के लिए उन्होंने एक और उम्मीदवार उतार दिया है, यानी कि डायरेक्ट अब 1 सीट पे कॉन्टेस्ट तय है। तो इसमें जो है, अगर कांग्रेस के पास जिस तरह से हम नंबर्स देख रहे हैं कि 107 है प्लस 13 विधायक इंडिपेंडेंट्स हैं, तो आराम से 51 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से कांग्रेस के 2 जो उम्मीदवार हैं वो जीतने चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी इस पे कॉन्टेस्ट कराने की कोशिश कर रही है
तो उसको 25-30 वोटों की और जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में काफी एमएलएज ने भी अशोक गहलोत को, मुख्यमंत्री को शिकायत करके कहा था कि उनको प्रलोभन मिल रहा है, उनको पैसे का एक तरह से लालच दिखाया जा रहा है। इसके चलते आप देख रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह के पॉलिटिशियन अशोक गहलोत है, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने देखा गुजरात में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो इसको सबको लेके उन्होंने एक मीटिंग करी है अपने एमएलएज के साथ, और आज भी एक मीटिंग होगी। रिजॉर्ट में फिलहाल एमएलएज नहीं है, उनको घर जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन आज शाम को वापस, कल रात के बाद आज शाम को वापस जो एमएलएज हैं वो रिजॉर्ट में पहुंचेंगे। लेकिन हर्षा, एक सवाल ये भी बनता है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, हिंदुस्तान में मामले आसमान छू रहे हैं, लोगों की रोज जान जा रही है, वहां जोड़ तोड़ चल रही है, विधायकों को खरीदने के आरोप लग रहे हैं, विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट भेजा जा रहा है, लगता नहीं ये देश की जनता के साथ मजाक है? देखिए, इसमें ये इतना कांग्रेस ने इसको सीरियसली लिया है क्योंकि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एक लिखित शिकायत दर्ज करी है, और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सारा घटनाक्रम है उसकी जांच की जाए। तो इसका मतलब है कि वो काफी सीरियस है इसके बारे में। वैसे वो लेटर में उन्होंने सीधा बीजेपी का आरोप नहीं लगाया है, लेकिन अगर एंटी करप्शन ब्यूरो में जो जांच होगी, अगर जल्द ही तथ्य सामने आते हैं, तो ये जो पूरा जो ये चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम, उसका एक तरह से पर्दाफाश जरूर होगा। शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमने गुजरात में देखा, गुजरात के विधायक भी अब रिजॉर्ट में, तो शायद राजस्थान के भी रिजॉर्ट में अब उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि जहां देश कोरोना से लड़ रहा है, वहां राजनीतिक दल और सरकारें एक दूसरे की गिराने की कोशिश किस हद तक जायज ठहराई जा सकती है? प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के करीब 1350 करोड़ रुपए की लागत के 2300 किलो पॉलिश डायमंड, हीरे और ज्वेलरी को लेकर भारत वापस आया है। नीरव और मेहुल ने कथित तौर पर जांच के दौरान इन ज्वेलरी को हांगकांग भेज दिया था। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए, उनके पास भी चलेंगे। आपको बताया दें कि जांचकर्ताओं के अनुसार ईडी ने नीरव और उनके अंकल मेहुल चौकसी की फर्म के नियंत्रण वाले आभूषणों और रत्नों के करीब 108 पैकेटों को हांगकांग से भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का एक घोटाला सामने आया था, जिसके बाद से नीरव मोदी पर शिकंजा कसता चला गया। नीरव मोदी भारत से गायब हो गए। वो एंटीगा में बाद में मिले, लंबी खोज के बाद उनको एंटीगा में वो मिले, और उसके बाद तब से प्रवर्तन निदेशालय की कोशिश चल रही कि उन्हें वापस मेहुल चौकसी एंटीगा में पाए गए थे और नीरव मोदी अंजलि लंदन में थे, और लंदन में कि ही ये शॉट हैं जब लोगों ने कैमरे से किया था। और ये मामला भी चल रहा है परिवर्तन निदेशालय का कि उनको वहां से प्रत्यर्पण करके हिंदुस्तान लाया जाए। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। नीता, टोटल जो घोटाला था, जो बैंक का लोन था, वो कितना था? और 1300 करोड़ के करीब हीरे जवाहरात वापस लाने से उसकी कितनी भरपाई हो पाई होगी? ये समझने के लिए शारिक की पहले पूरा स्कैम समझने की जरूरत है। ये जो 1300 हम बोल रहे हैं कि 1300 करोड़ 1350 करोड़ का जो ये पर्ल्स, ज्वेलरी और ये जो डायमंड है जो वापस लेकर आए हैं, ये भी जो है वो रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ईडी का ये असेसमेंट है कि ये जो वैल्यू है ये ट्रिपल द वैल्यू है ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। तो इसलिए अभी वो एक रियल जो इवेल्युएटर है उसको बुलाएंगे और उसके बाद ही जो असेसमेंट्स हैं वो की जाएंगी। लेकिन इन पूरी की पूरी जो कंसाइनमेंट लेकर आई है ईडी, इसकी जो अगर आप उसकी वेट देखें तो 2340 किलो का ये वेट है। जो ये स्कैम है ये नीरव मोदी और मेहुल चौकसी बड़े अजीब तरीके से करते थे। ये लोग क्या करते थे, यहां से जो कुछ गुड्स हैं बाहर बेचते और वहां से भी जो गुड्स हैं लेकर आते थे, जो अनपॉलिश्ड रॉ गुड्स होते थे, डायमंड्स होते थे, स्टोन्स होते थे, उन्हें पॉलिश करके ज्वेलरी बनाकर फिर वापस बेचते थे और फिर
वापस लेकर आते थे। तो ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बार बार करके जो उनकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल कर देते थे, और वो वैल्यू के जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेकर पंजाब नेशनल बैंक के पास जाते थे और वहां से उनसे लोन लेते थे। ईच कंसाइनमेंट के बाद जो है LOU जो है PNB साइन करता था और थोड़ा और पैसा जो है वो इन लोगों को दे देता था। तो जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। हालांकि वो पीछे का पैसा जो है वो चुकाते भी आए थे, लेकिन जो वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू ऑफ PNB जो लॉस में गया, वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती गई। अब ED का ये कहना है कि जो ये LOU इन्होंने साइन किए थे, जो हांगकांग बेस्ड कंपनी थी, वहां पे जो इन्होंने कंसाइनमेंट्स रखे हुए थे, टोटल 108 कंसाइनमेंट थे, जिनमें से 32 एंटिटीज जो थी वो नीरव मोदी की थी और 78 एंटिटीज जो थी वो मेहुल चोकसी की थी। धीरे धीरे जो वो है वो वापस लेकर आ रहे हैं। नीरव मोदी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मुंबई कोर्ट ने उसकी जितनी भी संपत्ति है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो नया कानून भारत सरकार लेकर आई थी उसके तहत उसे जब्त कर लिया है। ये सारे कंसाइनमेंट्स जो हैं इन्होंने अर्ली 2018 में भेज दिए थे। वहां पे जब ये केस चलने लगा तो इन्होंने हांगकांग के जो वहां के जो कंसाइनमेंट होल्डर्स हैं उनसे ये कंसाइनमेंट्स को अलग जगह भेजने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। अब दिवेश गांधी जो हैं वो एक डायरेक्टर हैं, जो फेक फॉर्म इन्होंने जो फ्लोट की थी, जो शेल कंपनीज इन्होंने फ्लोट की थी, उन्होंने एक जो है वो अपना एक बयान जो है वो ED को दे भी दिया है। तो अब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के ऊपर जो है वो शिकंजा कसता चला जा रहा है। नीरव मोदी अभी लंदन में है जहां पे उनके ऊपर केस चल रहा है। वो पिछले साल जो है वो मार्च में अरेस्ट हुए थे और वो तब से वहीं पर हैं। मेहुल चोकसी जो हैं वो एंटीगा में हैं। दोनों की एक्सट्रेडिशन जो रिक्वेस्ट है भारत सरकार ने भेजी हुई है, लंदन भी भेजी हुई है और साथ में एंटीगा भी भेजी हुई है, और भारत सरकार का मानना है वो जल्दी इन्हें वापस लेकर आएंगे। शारिक जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये खुशी भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा नीता कह रही है कि जो एस्टिमेशन है वैल्यू का वो ट्रिपल है। चूना बड़ा लगा है और ऐसे में रिकवरी जो है वो उस हिसाब से नहीं है अंजलि। लेकिन अब जो वक्त है वो वक्त है NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए। हम आपको 5 खबरें दिखा रहे हैं, उसमें पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए और देखिए कौन सी खबरें आप चाहते हैं डिटेल में देखना। तो पहली खबर, जो पहली खबर है जिस पर आप वोट कर सकते हैं वो है क्या राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो रही है। दूसरी खबर ये कि जिन्हें कोरोना नहीं था उन्हें भी प्राइवेट लैब्स ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, ये हुआ है नोएडा में। तीसरी खबर नीरव मोदी मेहुल चोकसी की 1350 करोड़ रुपए की आंकलन की हुई ज्वेलरी अब वापस लाई गई है भारत। लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल की कीमत। नंबर 4 पर बेकाबू होती जा रही है असम के तेल के कुएं की आग। नंबर 5 पर फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही।